दामाद ने अपनी सास से शादी कर ली। इसके पीछे छिपा रहस्य पूरे खानदान को झकझोर कर रख देता है। उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला लड़का रोहन अपने माता पिता का एकमात्र गौरव था जब उसने एक मैकेनिकल आईटीआई में दाखिला लिया। वह मेहनती और किसास वाली कार कर रहे हैं। शांत स्वभाव का था, उसने कभी किसी को निराश नहीं किया। 22 साल की उम्र में उसकी मुलाकात प्रिया से हुई और उसने उससे शादी कर ली, जो शोभा जी की इकलौती बेटी थी। एक सुनार जो ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक शांत जीवन जी रही थी। शादी सादी लेकिन खुशहाल थी। हर किसी को लगा कि रोहन का जीवन अब शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन खुशी बहुत कम समय तक चली। शादी के 2 साल बाद प्रिया गंभीर हृदय रोग से बीमार हो गई। हर जगह इलाज कराने के बावजूद उसने 24 साल की उम्र में रोहन की बाहों में दम तोड़ दिया। पत्नी की मौत उस युवा लड़के के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गई। उसने घर नहीं छोड़ा, न ही दोबारा शादी की, बल्कि शोभा जी के साथ उसी पुराने घर में रहने का फैसला किया। बाहर के लोग कानाफूसी करते थे कि वह संपत्ति के लिए रुका है, लेकिन रोहन ने परवाह नहीं की। शोभा जी 60 साल से अधिक की एक महिला, जिसके पास कभी सब कुछ था, पैसा, प्रतिष्ठा, एक अच्छा पति और एक प्यारी बेटी। लेकिन फिर उन्होंने एक दुर्घटना में अपने पति को खो दिया, बीमारी में अपनी बेटी को, और अब वह अपने युवा दामाद के साथ रह रही थी जो कभी बेटा था, लेकिन अब एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसका कोई नाम नहीं था। वे 2 परछाइयों की तरह एक साथ रहते थे। मृतकों के लिए अगरबत्ती जलाते थे, उस ठंडे घर में ठंडा खाना खाते थे। कोई ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उनकी आंखें कभी कभी मिलती थीं, दर्द से भरी, फिर भी एक अजीब सा खिंचाव था। कुछ रातें शोभा जी जाग जाती और रोहन को बरामदे में घुटनों के बल बैठे देखती। उसकी आंखें लाल होती जैसे वह रोया हो, और कभी कभी रोहन शोभा जी को चुपचाप अपने सफ़ेद बाल काटते हुए देखता, जैसे वह अपने कंधों पर भारी अतीत के बोझ को फेंक देना चाहती हूँ। फिर एक दिन रोहन को अलमारी में कर्ज के कागजात का एक बंडल मिला। इससे भी अजीब बात यह थी कि करोड़ों का कर्ज उसके नाम पर था, जिसने कभी एक पैसा भी उधार नहीं लिया था। उस पल से सब कुछ बदलने लगा। रहस्य कर्ज और शोभा जी के परिवार की पुरानी यादें एक अनियंत्रित बाढ़ की तरह वापस आ गईं। रोहन एक दामाद से अचानक पैसे, सम्मान और अप्रत्याशित अफवाहों के भंवर में फंस गया, लेकिन जिस चीज ने पूरे परिवार को सबसे ज्यादा झकझोर दिया वह कर्ज नहीं था, बल्कि एक 25 वर्षीय लड़के और उसकी 60 वर्षीय सास के बीच का अजीब रिश्ता था। एक ऐसी भावना जो सामान्य मानदंडों से परे थी, लेकिन जिसके पीछे की सच्चाई जानने पर पूरी दुनिया को झुकना पड़ा। उस दिन ऋषिकेश में सुबह से शाम तक मूसलाधार बारिश हो रही थी। रोहन ने अपनी पत्नी के पुराने कमरे को साफ करने का मौका लिया, जहां उसने सब कुछ वैसा ही रखा था जैसा प्रिया के जीवित रहने पर था। हर एक कपड़ा, हर एक किताब, यहाँ तक कि वह लिपस्टिक जो उसकी पत्नी ड्रेसिंग टेबल पर भूल गई थी। उसने सब कुछ ध्यान से पोंछा। जब उसने आखिरी दराज खींची तो रोहन को एक मोटा लिफाफा मिला जो एक पीले पड़ चुके रबर बैंड से बंधा हुआ था। उसे खोलने पर वह सन्न रह गया। अंदर बैंक के कागजात और एक क्रेडिट अनुबंध की एक श्रृंखला थी जिस पर उसके ही हस्ताक्षर थे। नाम रोहन कुमार, आधार संख्या, पता सब कुछ सही था और कर्ज की राशि 1.5 करोड़ रुपए तक थी। वह चौंक गया। रोहन ने कभी कर्ज नहीं लिया था और उसे याद नहीं था कि उसने पैसे से संबंधित किसी भी चीज पर हस्ताक्षर किए हों। उसका सिर चकरा गया। किसने उसके नाम का इस्तेमाल किया था? क्या यह जालसाजी थी या एक जाल?
उसी रात उसने कागजात शोभा जी के सामने रखे। सफ़ेद बालों वाली परछाई जैसी पतली महिला ने उन्हें देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए कांप उठीं। 1 मिनट की खामोशी जो किसी तार की तरह तनी हुई थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे ससुर से तुम्हारा नाम उधार लेने के लिए कहा था, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उस साल तुम्हारी प्रिया से नई नई शादी हुई थी, तुम्हें कुछ नहीं पता था। उसके पिता ने कहा कि तुम बस बैंक गारंटी के लिए कुछ समय के लिए हस्ताक्षर कर दो, लेकिन फिर उनका निधन हो गया और मैं चुकाने में असमर्थ थी। मैंने इसे तुमसे हमेशा के लिए छिपाने का सोचा था। रोहन को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर ठंडा पानी फेंक दिया हो। वह गुस्सा नहीं था, बल्कि दुखी था। उस एकमात्र व्यक्ति से दुखी था जिस पर उसने भरोसा किया था। वह व्यक्ति जिसे वह अपनी असली माँ मानता था ने बिना किसी चेतावनी के उसे एक बड़े बोझ में धकेल दिया था। अगर मुझे यह नहीं मिलता तो क्या आप चुप रहती? रोहन ने पूछा। उसकी आंखें लाल हो गईं। शोभा जी ने सिर झुका लिया। उनके हाथ मेज के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे। मैंने सोचा अगर तुम किसी और से शादी कर लेते तो मैं ये घर बेचकर धीरे धीरे कर्ज चुका देती। बस मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम रुक जाओगे। उम्मीद नहीं की थी। ये शब्द रोहन के दिल को चीर गए। उसने सोचा था कि उनके बीच का रिश्ता स्नेह का था, इतने नुकसान के बाद खून के रिश्ते जैसा बंधन। लेकिन पता चला कि वह एक अदृश्य कर्तव्य से बंधा हुआ था, एक ऐसी स्थिति जहां न तो वह जा सकता था और न ही रह सकता था। उस रात रोहन बारिश में बिना छाते के मीलों तक चला। त्वचा में घुसती ठंडक दिल के दर्द से कम थी। उसने अपनी पत्नी को खो दिया था और अब उस पर किसी और का छोड़ा हुआ कर्ज था, और वह व्यक्ति कोई और ना ही बल्कि उसकी सास थी जिसे वह इतने सालों से प्यार करता था। उस बरसात की रात में रोहन को एक बात समझ में आई कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, और शोभा जी जो उस घर में कांप रही थीं, अब उस परिचित अर्थ में मां नहीं थीं। उस बरसात की रात के बाद रोहन ने शोभा जी से एक शब्द भी नहीं कहा। अगली सुबह वह जल्दी उठा, कपड़े बदले और अपना बैग लेकर दरवाजे से बाहर निकल गया। शोभा जी अभी भी पुरानी चाय बना रही थीं। उनकी गहरी आंखें ऊपर उठीं, और जब उन्होंने रोहन को सामान के साथ देखा तो एक पल के लिए रुक गईं। तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। कहीं भी, बस यहाँ नहीं। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, रोहन ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। उसकी आवाज सपाट थी लेकिन आंखें लाल थीं। बूढ़ी औरत कुर्सी पर गिर पड़ी। उसके हाथ से गर्म चाय का कप छूट गया। अगर तुम चले जाओगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? उस एक वाक्य ने रोहन के कदमों को रोक दिया। वह रोई नहीं, उसने भीख मांगी, बस बहुत धीरे से कहा। लेकिन इतना काफी था कि वह पीछे मुड़कर देख सके। उसका पतला शरीर, रात भर न सोने के कारण बिखरे सफ़ेद बाल, और वह पुराना घर जिसमें अब हंसी खुशी नहीं थी। वह बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर वापस आकर अपना बैग पुरानी टाइलों पर रख दिया। मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज से मुझे दामाद मत बुलाना। दोनों चुप हो गए। अगले कारण न बैग बड़ी सा। कुछ दिनों में रोहन ने डिलीवरी का काम करना शुरू कर दिया। दिन में वह शिकेश के चारों ओर अपनी मोटरसाइकिल चलाता गत्ते के बक्से खाने के पैकेट डिलीवर करता। रात में वह बंदरगाह के पास एक भोजनालय में बर्तन धोने का काम करता। हर महीने कुछ हजार रुपए जमा करके वह उन्हें आधा आधा बांट देता। आधा बैंक का कर्ज चुकाने के लिए और बाकी आधा शोभा जी को घर के खर्च के लिए देता। शोभा जी भी बदल गईं। उन्होंने अपनी आखिरी सोने की अंगूठी बेच दी, कुछ पैसे जमा किए और घर के सामने एक छोटा सा समोसे का ठेला खोल लिया।
हर सुबह वह खुद समोसे बनाती और फिर खड़े होकर बेचती। मार्च की धूप में एक गुजरने वाले ने ताना मारा, इस उम्र में भी इतनी मेहनत, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारा दामाद शर्मिंदा होगा? वह बस मुस्कुराए। उसकी आंखें रोहन की ओर थीं, जो कुछ दूर डिलीवरी कर रहा था। शाम को जब शहर खामोशी में डूब जाता तो छोटे से घर में फिर से रोशनी हो जाती। शोभा जी फल काटती, रोहन अपने पुराने जूते पोंछता। वे कम बात करते थे, लेकिन उनकी आंखें कभी कभी चुपचाप एक दूसरे को देखती थीं, जैसे कि अगर एक गायब हो गया तो दूसरा जीवित नहीं रह पाएगा। एक बार रोहन को तेज बुखार हो गया और वह सोफे पर बेहोश पड़ा था। शोभा जी दवा खोजने के लिए हर जगह भागी, गीली पट्टी रखी और चम्मच से दलिया खिलाया। जब वह जागा तो उसने उन्हें बिस्तर के पास सोए हुए पाया। उनका हाथ अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था। रात की खामोशी में रोहन ने धीरे से फुसफुसाया, माँ, क्या हम एक दूसरे को ऐसे बुलाना बंद कर सकते हैं? शोभा जी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखें धीरे से कांपीं और उनका दिल भर आया। कब से उनके बीच दामाद और सास की सीमा नहीं रही थी। क्या यह कर्तव्य था या स्नेह? क्या यह जिम्मेदारी थी या एक गहरी भावना जिसका नाम लेने की हिम्मत नहीं थी? उस पुराने घर की छत के नीचे कर्ज, चोट और नींद की रातों के बीच एक अजीब सी भावना पनप रही थी, धीमी लेकिन लगातार, जैसे ठंडी सर्दियों के बीच एक छोटी सी लौ। उस साल गर्मियों में ऋषिकेश की हवा असहनीय रूप से उमस भरी थी, लेकिन बाहर की गर्मी रोहन के दिल की घुटन के बराबर नहीं थी। एक दोपहर डिलीवरी करते समय रोहन को एक शिकायत के कारण थाने बुलाया गया। शोभा जी के पति प्रकाश जी के एक पुराने लेनादार ने पाया कि कर्जदार रोहन था, इसलिए उसने मांग की कि यदि शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया तो अधिकारी उसकी व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त कर लें। यद्यपि कोई मजबूत कानूनी बाध्यता नहीं थी, लेकिन कागजात इतने पर्याप्त थे कि अगर दूसरी पार्टी मामले को बढ़ाती तो रोहन को अदालत में जाना पड़ता। उसने शिकायत पत्र को कांपते हाथों से पकड़ा। घर पहुंचकर उसने उसे लकड़ी की मेज पर फेंक दिया। उसकी आंखें शोभा जी को देख रही थीं, जैसे कि एक स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रही हों। मैं इस तरह कब तक जीऊंगा? मुझे शांति कब मिलेगी? उसकी आवाज़ भर्रा गई। शोभा जी बहुत देर तक चुप रहीं, फिर बोली, अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो यह संपत्ति हम दोनों की होती। वे तुम्हें अकेले अदालत में नहीं घसीट सकते थे। रोहन हैरान रह गया, एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने पूछा, यह स्पष्ट नहीं था कि वह गंभीर था या सिर्फ टाल रहा था। आपका मतलब है कि हम शादी कर लें कागजों पर? उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आंखें उदास थीं। यह सिर्फ एक औपचारिकता होगी, किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह तुम्हें अनावश्यक परेशानियों से बचाएगा। रोहन फीकी हंसी हंसा, सास से शादी? यह पूरा गांव जानकर हंस हंस कर मर जाएगा। ये इस कर्ज के कारण मरने से बेहतर है। उन्होंने जवाब दिया। पहली बार उनकी आवाज़ कमज़ोर नहीं थी, बल्कि एक माँ की तरह दृढ़ थी, जो अपने बच्चे की रक्षा कर रही हो। उस पूरी रात रोहन सो नहीं सका। उसने अपने गरीब माता पिता के बारे में सोचा, जो कभी अपने सीधे सादे बेटे पर गर्व करते थे। उसने दोस्तों, पड़ोसियों और शहर के लोगों के बारे में सोचा कि वे क्या कहेंगे, लेकिन फिर उसने उनकी आंखों के बारे में भी सोचा, उस एकमात्र व्यक्ति के बारे में जो उसके साथ था जब वह खाली हाथ था, जब उसने सब कुछ खो दिया था। भले ही उन्होंने कर्ज की बात छिपाई थी, लेकिन वह हमेशा अकेली थीं, जिन्होंने उसे कभी नहीं छोड़ा था। अगली सुबह जब गर्मियों की पहली धूप दहलीज पर पड़ी, रोहन ने धीरे से कहा, अगर आप अभी भी चाहती हैं तो हम पंजीकरण के लिए चलते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे बेटा मत बुलाना। शोभा जी कांपते हुए जन्म प्रमाण पत्र और राशन कार्ड लेने लगीं। उनके हाथ ठंडे थे, लेकिन उनका दिल पहले से कहीं ज्यादा गर्म था।
3 दिन बाद एक छोटे से तहसील कार्यालय में 2 लोग, एक 25 वर्षीय युवक और एक 60 वर्षीय सफ़ेद बालों वाली महिला ने चुपचाप विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। कोई शादी का जोड़ा नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, बस एक हस्ताक्षर, एक सिर हिलाना और एक अनाम दृष्टि। उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन भाग्य ने एक नया मोड़ ले लिया था। शादी के पंजीकरण प्रमाण पत्र के दिन से घर में कुछ भी नहीं बदला, लेकिन ये पहले जैसा भी नहीं था। शोभा जी अभी भी सुबह जल्दी उठकर समोसे तैयार करती। रोहन हमेशा की तरह डिलीवरी के लिए जाता, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था। जिस तरह से वे गलियारे में एक दूसरे से टकराने से बचते थे या रात में उनकी गहरी सांसों में यह दर्शाता था कि शर्म धीरे धीरे उन दोनों के बीच आ गई थी। एक शाम सिर्फ सब्जी और तले हुए अंडे के भोजन के बाद शोभा जी बर्तन धो रही थीं और रोहन अपनी पुरानी चप्पलें पोंछ रहा था। कोई कुछ नहीं बोला। पानी के बहने की आवाज़ बहुत लंबी खामोशी को भर रही थी। रोहन ने उन्हें थोड़ी देर देखा और फिर कहा, अगर लोगों को पता चला तो वे मुझे पागल कहेंगे। शोभा जी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर जवाब दिया, अगर तुम्हें पछतावा है तो मैं तहसील जाकर इसे रद्द करवा दूंगी। रोहन फीकी हंसी हंसा, सिर हिलाया नहीं। मुझे बस अजीब लग रहा है। कैसा अजीब? पहले मैं आपको माँ कहता था, अब मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। शोभा जी रुक गईं। पानी अभी भी बह रहा था, लेकिन उनके हाथ अकड़ गए थे। अंत में उन्होंने धीरे से कहा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस चुप रहो, शायद जीना आसान हो जाएगा। उस रात रोहन बहुत देर तक करवटें बदलता रहा। अंधेरे में वह बगल के कमरे में शोभा जी के करवटें बदलने की हर आवाज़ सुन सकता था। वे 2 सटे हुए कमरों में रहते थे। दरवाजे हमेशा थोड़े खुले रहते थे, जैसे एक मौन समझौता हो कि वे असली पति पत्नी नहीं हैं, बस 2 लोग हैं जो तूफानी दिनों में एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन जितना अधिक वे साथ रहते थे, रोहन का दिल उतना ही उलझन में पड़ता जाता था। शोभा जी अब पुराने अर्थों में सास नहीं थीं। वह व्यक्ति थीं जो उसके साथ थीं जब उसने सब कुछ खो दिया था। वह थीं जिन्होंने उसकी पत्नी की जगह उसकी देखभाल की जब वह बीमार था। वह थीं जिन्होंने बिना किसी मांग के उसके परिवार का कर्ज उठाया था। बरसात की रातों में वह चुपचाप एक और कंबल ओढ़ा देती थीं। धूप वाली दोपहरों में वह चुपके से उसके बटुए में और पैसे डाल देती थीं, क्योंकि वह जानती थीं कि उसकी तनख्वाह कम है। रोहन अपनी भावनाओं से डरने लगा। उसने खुद से पूछा कि क्या वह उनसे एक माँ की तरह प्यार करता है या एक औरत की तरह। वह जवाब जानता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगर वह कहता तो शायद वह उस आखिरी व्यक्ति को भी खो देता जो उसके जीवन में बचा था। एक दिन रोहन देर से घर आया। उसके शरीर पर मशीन का तेल लगा हुआ था। वह बहुत थका हुआ था। कुर्सी पर बैठ गया और देखा कि मेज पर गर्म दलिया का कटोरा, नमकीन, अंडे का एक टुकड़ा और बारीक कटी हुई तुलसी की पत्तियां पहले से ही रखी हुई थीं। शोभा जी कमरे से बाहर आई, हाथ में एक गर्म तौलिया लिए। चुपचाप बैठो माँ, तुम्हारा चेहरा पोंछ देगी। रोहन ने उनका हाथ पकड़ लिया और अचानक कहा, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे बेटा कहें। जब से हमने शादी के कागज पर हस्ताक्षर किए हैं, तब से तुम मेरे बेटे नहीं रहे। शोभा जी स्तब्ध रह गईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। डर या शर्म के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि वह जानती थीं कि उस पल से जिस भावना को वे दोनों इतने महीनों से छिपाने की कोशिश कर रहे थे, वह अब और नहीं छिप सकती थी। रोहन के उस वाक्य के बाद छोटे से घर में हवा जैसे जम गई। शोभा जी उस शाम पूरी तरह चुप रहीं। उन्होंने बर्तन धोए, सफाई की और फिर प्रिया की वेदी के सामने बहुत देर तक बैठी रहीं, जैसे कि अपनी मृत बेटी से सलाह मांग रही हों।
और रोहन वह बिस्तर पर लेटा रहा आंखें छत को घूर रही थीं। उसे ये कहने का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन वह डरा हुआ भी था। डर था कि वह उसे दूर धकेल देगी। डर था कि वह हमेशा के लिए चुप रहने का रास्ता चुनेगी और वह एक और व्यक्ति को खो देगा। अगली सुबह ऋषिकेश का आसमान लोगों के दिलों की तरह उदास था। शोभा जी हर दिन से जल्दी उठीं। उन्होंने एक गहरे नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी, जिसे उन्होंने लंबे समय से विशेष अवसरों पर नहीं पहना था। उनके बाल बड़े करीने से जूड़े में बंधे थे और उनके चेहरे पर हल्का गुलाबी पाउडर लगा था। उन्होंने मेज पर एक छोटी सी डायरी रखी और रोहन से कहा, माँ नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रोहन कुर्सी पर बैठ गया, चुपचाप सिर हिलाया। उन्होंने डायरी उसकी ओर खिसका दी। ये सभी कागजात हैं, कर्ज, संपत्ति। समझौते के अनुसार अब हम कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। अगर तुम यहीं रुकना चाहते हो तो मैं तहसील जाकर शादी रद्द करवा दूंगी। कोई किसी को दोष नहीं देगा। लेकिन अगर तुम अभी भी मुझे अपना मानना चाहते हो। उनकी आवाज़ भर्रा गई, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। तो मुझे इस तरह के अधर में एक और दिन जीने के लिए मजबूर मत करो। रोहन ने उनका हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसने उसे इतनी कसकर पकड़ा जैसे वह अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को पकड़ रहा हो। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना आपसे करता हूं। एक पल की खामोशी और फिर दोनों रो पड़े। ये सिसकियों वाली रोना नहीं था, बल्कि चुपचाप आंसू बह रहे थे, जैसे कि वे सभी पीड़ा, दोहक और जागती रातों को बहा रहे हों। उस रात रोहन शोभा जी के कमरे में चला गया। उन्होंने कोई सीमा पार नहीं की, बस एक दूसरे के बगल में लेटकर पुरानी टिन की छत पर बारिश की टिप टिप सुनते रहे। रोहन ने अपना हाथ उनके हाथ पर रखा और उन्होंने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। कहने की ज़रूरत नहीं, समझाने की ज़रूरत नहीं, बस यह जानना था कि वे अब अकेले नहीं थे। उस दिन से वे एक असली विवाहित जोड़े की तरह रहने लगे। उम्र के अंतर के बावजूद, समाज की कानाफूसी के बावजूद वे चुपचाप एक दूसरे के साथ रहे। रोहन काम से घर आता तो कोई दरवाजे पर इंतज़ार करता। शोभा जी समोसे बेचती तो कोई उन्हें ले जाने और लाने वाला होता। पड़ोस के लोग बातें करने लगे। कुछ ने श्राप दिया, कुछ ने कानाफूसी की, लेकिन कुछ ने सिर हिलाया। यह आजकल के कई युवा जोड़ों से बेहतर है जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे से प्यार करना नहीं जानते। रोहन और शोभा जी ने सफाई नहीं दी, क्योंकि वे समझते थे कि उनके पास जो था वो अस्थायी नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्यार था जो नुकसान, त्याग और क्षमा से गुजरा था। एक ऐसा प्यार जिसका कोई नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन जो सम्मान के योग्य था। रोहन और शोभा जी के बीच का खामोश प्यार बस यूं ही बढ़ता गया, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दिखावे के। बस यह कि भोजन अधिक पूर्ण होता था। दिन के अंत में एक दूसरे को देखने पर कृतज्ञता की दृष्टि होती थी। वह नई शर्ट जो शोभा जी ने रोहन के लिए खरीदी थी, भले ही उन्हें कुछ दिन नाश्ता छोड़ना पड़ा हो, लेकिन फिर एक शरद दत्तू की सुबह एक अप्रत्याशित व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने उस शांति को भंग कर दिया। सरिता शोभा जी के पति की सगी बहन दक्षिण से अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थीं और घर के गेट में प्रवेश करते ही वह स्तब्ध रह गईं। रोहन, तुम अभी भी यहीं हो, लेकिन तुम शोभा दीदी के साथ क्यों हो? दीदी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि प्रिया नहीं रही? यह वाक्य एक तीर की तरह उन दोनों के दिलों में लगा। सरिता भोली नहीं थी, बस एक नज़र में ही वह समझ गईं, जिस तरह से रोहन ने चाय डालते समय शोभा जी के कंधे पर हाथ रखा, जिस तरह से शोभा जी ने सावधानी से रोहन के लिए अलग कटोरे में चावल परोसे, वह सब कुछ समझ गईं। मुझे यह मत कहना कि तुम दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे हो।
शोभा जी ने शांत भाव से अपना चेहरा ऊपर उठाया, इनकार नहीं किया। रोहन ने सिर झुका लिया। उसके दोनों हाथ कसकर बंधे थे। शर्म और गुस्से से भरे हुए सरिता उठ खड़ी हुई। उनकी आवाज तेज हो गई। हे भगवान, क्या तुम पागल हो गई हो? वह तुम्हारा दामाद है। वह तुम्हें माँ कहता था, बस कहता था। शोभा जी ने धीरे से जवाब दिया, अब वह मेरा पति है। कानून के अनुसार सफेद कागज पर काली स्याही से। सरिता चौंक गई, फिर गुस्से में यह धमकी देकर चली गईं। तुमने इस पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। उस दिन के बाद सब कुछ सूखी घास में आग की तरह फैल गया। पड़ोसियों ने जोर जोर से कानाफूसी करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उनसे बचना शुरू कर दिया। पुराने परिचितों ने भी संपर्क तोड़ दिया। रोहन ने शोभा जी को घर बेचकर कहीं और जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने सिर हिला दिया। भागना कोई रास्ता नहीं है। जब हम बिना शर्म के जीते हैं तो हमें दूसरों की आंखों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा, लेकिन रात में जब उन्हें लगता कि रोहन सो गया है तो वह चुपके से आंसू पोंछती थीं और रोहन जागता रहता। अतीत के बारे में, प्रिया के बारे में, अपनी पूर्व पत्नी के बारे में सोचता। वह खुद से पूछने लगा कि क्या वह मृत व्यक्ति को धोखा दे रहा है। ये सवाल उसे हर दिन परेशान करता था। एक शाम रोहन अपनी और प्रिया की पुरानी शादी की तस्वीर का फ्रेम धूल पोंछने के लिए बाहर लाया। शोभा जी पीछे खड़ी थीं, चुपचाप देख रही थीं, फिर बोलीं, अगर प्रिया आज जीवित होती तो वह भी तुम्हें इस तरह हमेशा दुखी नहीं देखना चाहती। रोहन पीछे मुड़ा और धीरे से पूछा, क्या आपको कभी लगता है कि यह गलत है? शोभा जी उदास होकर मुस्कुराईं। हाँ, कई बार। लेकिन अगर सही तरीके से जीने से खुशी नहीं मिलती तो क्या उसका कोई मतलब है? उस वाक्य ने रोहन को अवाक कर दिया। वह समझ गया, यह प्यार उम्र के कारण गलत नहीं था, पूर्वाग्रह के कारण गलत नहीं था। ये केवल इसलिए गलत था क्योंकि ये एक खोए हुए जीवन के बाद आया था और उसे डर था कि अगर वह इसी तरह संघर्ष करता रहा तो एक दिन शोभा जी भी उन सभी लोगों की तरह चली जाएंगी जिन्हें उसने कभी प्यार किया था। अक्टूबर में ठंडक ऋषिकेश की हर छोटी गली में घुसने लगी। पुराने घर में रोहन अपनी मृत पत्नी प्रिया के लिए श्राद्ध का भोजन बना रहा था। इस साल उसे मरे हुए 3 साल हो गए थे। हर साल उसकी पुण्यतिथि एक साथ आने का अवसर होती थी। चाहे कम या ज्यादा कुछ रिश्तेदार अगरबत्ती जलाने आते थे, लेकिन इस साल ये अलग था। रोहन और शोभा जी के बीच के अनैतिक रिश्ते की अफवाह पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। जिन्होंने आने का वादा किया था वे नहीं आए, जो कभी करीबी थे वे अब व्यस्त होने का संदेश भेज रहे थे। यहाँ तक कि प्रिया के कुछ सबसे अच्छे दोस्त भी बहाने बनाकर बच रहे थे। रोहन खाली भोजन की थाली के पास बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने शराब डालते हुए चुपचाप मृत व्यक्ति का नाम पुकारा, प्रिया, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी यादों के साथ नहीं जी सकता। शोभा जी रसोई के दरवाजे पर काली साड़ी पहने खड़ी थीं। उनकी आंखें अपनी बेटी की वेदी को देख रही थीं। उनकी आंखें पश्चाताप से भरी थीं। वह आगे बढ़ीं और एक कटोरी खीर जो प्रिया को बहुत पसंद थी वेदी पर रखी। उनके हाथ कांप रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन घुटन भरी हुई थी। अचानक लोहे का गेट एक लंबी चरमराती आवाज के साथ खुला। एक सिलुएट अंदर आई। ये सरिता मौसी थीं। वह अपने साथ सफ़ेद गुलदाउदी का एक गुलदस्ता और एक आवेदन पत्र लाई थीं। शोभा जी स्तब्ध रह गईं। रोहन उछल पड़ा। दीदी, क्या आप इस मामले को शांत करने का इरादा रखती हैं? मैंने पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। आपके खिलाफ पारिवारिक नैतिकता का उल्लंघन करने और मृत व्यक्ति की संपत्ति का लाभ उठाने की शिकायत इसे समिति में जमा करने की तैयारी कर रही हूं।
शोभा जी ने ठंड से कहा, मैंने कानून का उल्लंघन नहीं किया है, और नैतिकता के मामले में कौन फैसला करने का अधिकार रखता है। सरिता मौसी ने वेदी पर हाथ पटका। तुमने अपने दामाद से शादी की है, क्या तुमने? प्रिया के बारे में सोचा। रोहन उन दोनों के बीच आ गया। मैं सहमत होने वाला व्यक्ति था, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। अगर कोई तिरस्कार के योग्य है तो वह मैं हूं, शोभा जी नहीं। सरिता मौसी रोहन को देखकर दंग रह गईं। वह पतला लड़का जो सालों पहले था अब लंबा हो गया था। उसकी आंखें दृढ़ थीं, उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। मैं उनसे प्यार करता हूं। मुझे पता है कि यह सभी को चौंका देगा, लेकिन अगर मैं खुद के प्रति सच्चा नहीं रहता तो मैं सिर्फ एक चलती फिरती लाश हूं। शोभा जी ने रोहन का हाथ खींच लिया, धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सरिता को वह करने का अधिकार है जो वह सही समझती है, लेकिन मैं तुम्हें मेरे एक भावनात्मक फैसले के कारण जीवन भर बदनामी नहीं झेलने दे सकती। रोहन ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। भले ही मुझे कल यह जगह छोड़नी पड़े, मैं फिर भी आपके साथ रहना चुनूंगा। उस वाक्य ने पूरे घर को खामोश कर दिया। सरिता मौसी ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक गहरी सांस ली, गुलदस्ता वेदी पर रखा और फिर मुड़कर चली गईं बिना हस्ताक्षर के पीले पड़ चुके आवेदन पत्र को मेज पर छोड़कर। उस तूफानी श्राद्ध के बाद शोभा जी और भी शांत हो गईं। वह सुबह जल्दी बाजार जातीं और बहुत देर से घर आतीं। हर भोजन में सिर्फ 2 लोग होते, लेकिन वह रोहन को पहले की तरह नहीं देखती थीं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसका नाम नहीं लिया जा सकता था। शायद यह डर था या संघर्ष, या शायद यह एक विदाई की तैयारी थी। रोहन ने यह महसूस किया। वह जल्दी घर आने लगा, दुकान में उनकी मदद करने लगा। उसने पुरानी खटारा साइकिल की जगह एक नई साइकिल खरीदी। हर शाम उन्हें झील के चारों ओर घुमाने के लिए इंतजार करता, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह एक अदृश्य दूरी बनाए रखती थीं, जैसे कि वह उसे अपनी भावनाओं से बचाने के लिए एक दीवार बना रही हों। एक शाम जब वे दोनों गंगा किनारे बैठे थे, ठंडी शरद थुकी हवा उनके कपड़ों से होकर गुजर रही थी। शोभा जी ने धीरे से कहा, मैंने फैसला कर लिया है। रोहन ने बिना पलक झपकाए उन्हें देखा। उन्होंने अपनी जेब से एक कागज निकाला। यह तलाक का आवेदन है। मैं नहीं चाहती कि तुम और बदनामी झेलो। तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है। मैं तुम्हें शादी में कैद नहीं रहने दे सकती। सिर्फ एक शब्द दया के लिए। रोहन स्तब्ध रह गया। आपको लगता है कि मेरे मन में आपके लिए जो भावनाएं हैं वे दया हैं? दया नहीं बल्कि कृतज्ञता। मुझे पता है कि अगर वह शब्द दूध के लिए लाओ रहे हैं, कर्ज न होता, तो तुम कभी भी मेरे जैसी औरत से शादी करने के लिए राजी नहीं होते। रोहन हंसा, लेकिन आंसू बह निकले। मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था। आपने एक बार कहा था कि अगर हम अपने दिल के प्रति सच्चे नहीं रहते तो जीने का क्या मतलब है। अब आप खुद का खंडन कर रही हैं। वह चुप रहीं। रोहन ने कांपते हुए कहा, मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे परवाह नहीं कि कोई क्या कहता है। ये दया नहीं है, न ही कर्तव्य है। ये इसलिए है क्योंकि आपने मुझे रसातल से बचाया, मुझे इस तरह से प्यार किया जैसा किसी ने कभी नहीं किया। शोभा जी ने उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। धीरे से कहा, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन मुझे इस समाज पर विश्वास नहीं है। यह वाक्य रोहन के दिल में एक चाकू की तरह लगा। अगले दिन शोभा जी ने चुपचाप समोसे की दुकान बंद कर दी। घर की चाबियां एक रिश्तेदार को सौंप दी। उन्होंने रोहन के लिए एक पत्र छोड़ा। मैं कुछ समय के लिए जा रही हूं, भागने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अच्छी तरह से सोचने का समय देने के लिए। अगर इन सब के बाद भी तुम मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये जीवन जीना चाहते हो तो मुझे उस छोटे से घर में खोजना जो तुम्हारे ससुर कभी सेवानिवृत्ति के लिए चाहते थे।
मैं इंतज़ार करूंगी, लेकिन मजबूर नहीं करूंगी। रोहन ने पत्र पढ़ा। उसका दिल बेचैन था। वह मेज के पास स्तब्ध बैठा रहा। उसकी उंगलियां आंसुओं से भीगे कागज को कसकर पकड़े हुए थीं। उस रात पहली बार उसे यह घर एक अनाथालय की तरह ठंडा लगा। 3 दिन बीत गए जब से शोभा जी गई थीं। पुराने घर में सुबह झाड़ू लगाने की आवाज़ नहीं थी। समोसे की दुकान के खुलने की आवाज़ नहीं थी। गलियारे में परिचित चप्पलों की आवाज़ नहीं थी। बस रोहन लिविंग रूम में चुपचाप पत्थर की तरह बैठा था। उसने प्रिया की पुरानी तस्वीर को देखा, अपनी पूर्व पत्नी को, फिर शोभा जी के साथ शादी के पंजीकरण के दिन ली गई नई तस्वीर को देखा जो खिड़की के फ्रेम के पास रखी थी। 2 महिलाएं, जीवन के 2 चरण। एक उसकी जवानी थी, एक वह जगह थी जहां उसने नुकसान के बाद खुद को पाया था। चौथी रात वह आधी रात को उठा, आंगन में गया और तारों से भरे आसमान को देखा। उसने खुद से पूछा कि अगर वह मां को खोजने नहीं गया तो क्या उसे इस जीवन में कोई और मौका मिलेगा। अगली सुबह रोहन ने अपना सामान पैक किया। उसने समोसे की दुकान के दरवाजे पर एक कागज चिपकाया। दुकान अस्थाई रूप से बंद है, जब मुस्कान वापस आएगी तो खुलेगी। उसने शिकेश से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित एक कस्बे के लिए बस पकड़ी। पूरी यात्रा के दौरान उसका दिमाग खाली था और उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था। घर देवदार के जंगल के बीच में था, एक निचली पहाड़ी पर बसा हुआ। ये वह पुराना घर था जिसे शोभा जी के पिता ने छोड़ा था। अब धूल और घास से ढका हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि रोहन ने एक नई लगाई गई बोगनविलिया की बेल देखी जो अभी खिल रही थी, जिसका मतलब था कि वह अभी भी यहीं थी। उसने गेट से प्रवेश किया। दरवाज़ा बंद नहीं था। घर के अंदर लौकी की सब्जी की हल्की सुगंध फैल रही थी। शोभा जी कढ़ाई कर रही थीं, आंखों पर चश्मा लगाए। बाल बड़े करीने से जूड़े में बंधे हुए थे। जब उन्होंने सिर उठाकर रोहन को देखा तो उनकी आंखें ठहर गईं। तुम्हें मुझे खोजने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। अगर मैं आपको नहीं खोजता तो मैं ये जीवन कैसे जी पाता? रोहन ने जवाब दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे दोनों एक छोटी सी दूरी पर खड़े थे। कोई कुछ नहीं बोला। हवा खिड़की से होकर आई, साथ में पक्षियों के चहकने और उन दोनों के दिलों की बेतरतीब धड़कनें भी। रोहन आगे बढ़ा, उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आपको छिपने की जरूरत नहीं है, न ही मुझे चुनने के लिए मजबूर करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही चुन लिया है। अगर आप अभी भी मुझसे प्यार करती हैं तो मुझे रहने दीजिए, भले ही सिर्फ खाना पकाने, बर्तन धोने या उस बोगनविलिया के बगीचे को साफ करने के लिए ही क्यों ना हो। शोभा जी चुप हो गईं। उनकी झुर्रीदार आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। तुम बहुत भोले हो, इतने भोले कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। रोहन ने ऊपर देखा, उसकी आंखें लाल थीं। तो फिर मत छोड़ो। उन्होंने सिर हिलाया, एक ऐसा सिर हिलाना जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। उस रात उन्होंने जंगल के बीच उस घर में अपना पहला भोजन किया। कोई शहर की रोशनी नहीं, कोई पीठ पीछे कानाफूसी नहीं और कोई लोगों की जिज्ञासु निगाहें नहीं। बस वे थे, एक युवा व्यक्ति जिसने सब कुछ खो दिया था और एक बड़ी उम्र की महिला जिसने जीवन के अंत में प्यार करने की हिम्मत की थी। बगीचे के बाहर बोगनविलिया खिलने लगी थी। देवदार के जंगल में शांति 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चली कि एक और तूफान आ गया। उस सुबह जब रोहन आंगन में बोगनविलिया की बेल को छांट रहा था, शोभा जी के हाथ में एक मोटा लिफाफा था। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। लिफाफे पर भेजने वाले का नाम नहीं था, बस एक धुंधली लाल मुहर छपी थी। एक बैंक का नाम जो दोनों के लिए अजनबी था। अंदर 11 साल पहले का एक क्रेडिट अनुबंध की एक प्रति थी। अनुबंध के नीचे का नाम प्रकाश कुमार शोभा जी के पूर्व पति प्रिया के पिता का था।
वह वही व्यक्ति था जिसके नाम पर वह मुख्य सड़क वाला घर था जिसे उन्होंने कई साल पहले बेच दिया था। जिस चीज़ ने शोभा जी को तोड़ दिया वह साथ में गारंटी दायित्व की पुण्य पुष्टि थी। रोहन दामाद, जो उस समय केवल 14 साल का था, का नाम उसके ससुर ने एक करीबी और आसानी से हेरफेर किए जा सकने वाले रिश्तेदार के रूप में इस्तेमाल किया था। कुल कर्ज 1.5 करोड़ रुपए था, जिसमें 11 साल बाद का मूलधन और ब्याज शामिल था। शोभा जी स्तब्ध रह गईं। उनके कांपते हाथ लिफाफे को पकड़े हुए थे। वह बड़बड़ाई, उन्होंने एक नाबालिग दामाद को भी धोखा दिया। रोहन ने सभी दस्तावेज पढ़े। उसका सिर चकरा गया। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि उस साल उसके ससुर ने कहा था कि वह परिवार की आय साबित करने के लिए किसी अनुबंध पर उसका नाम इस्तेमाल करेंगे। उस समय वह छोटा था। उसने इसे सरल सोचा, ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि अब बैंक घोषणा कर रहा है कि यदि 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो वे मुकदमा दायर करेंगे और साथ ही मामले की जानकारी सार्वजनिक कर देंगे। शोभा जी ने रोहन को देखा। उनकी आंखें अपराध बोध से भरी थीं। मुझे यह पहले पता होना चाहिए था। मुझे शक था कि वह कुछ संदिग्ध काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हें भी इस दलदल में खींच लेंगे। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर उस साल प्रकाश जी दुर्घटना में नहीं मरे होते तो शायद मुझे उनकी जगह जेल जाना पड़ता। इस वाक्य ने शोभा जी को रुला दिया। रोहन खड़ा हो गया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। मैं भागूंगा नहीं ना ही। मैं आपको हर जगह उधार मांगने के लिए दरवाजे खटखटाने दूंगा। मैं इसका सामना करूंगा। उस रात रोहन शहर के केंद्र में अपने एक पुराने दोस्त अमित से मिलने गया, जो रियल एस्टेट ब्रोकर का काम करता था। मेरी मदद कर शिकेश वाला घर बेच दे किसी भी कीमत पर। अमित हैरान था। पागल हो गया है क्या? वह तेरी सास का घर है। रोहन उदास होकर मुस्कुराया। अब समय आ गया है कि मैं अतीत का सारा कर्ज चुका दूं। भले ही यह मेरी वजह से नहीं हुआ, लेकिन नाम मेरा है। मुझे भुगतना होगा। जंगल के बीच लकड़ी के घर में शोभा जी बोगनविलिया की बेल को देख रही थीं। पहला फूल गिर गया था और वह जानती थीं कि यह सिर्फ कर्ज की बात नहीं है, बल्कि एक अनुस्मारक है। उनकी खुशी हमेशा अतीत के भूतों से खतरे में रहेगी, लेकिन इस बार वह भागने का इरादा नहीं रखती थीं। रोहन शिकेश लौट आया। लगभग आधा महीना दूर रहने के बाद उसके बाल थोड़े लंबे हो गए थे। उसकी आंखें अब उतनी भोली नहीं थीं जितनी उस असामान्य रिश्ते में कदम रखने के पहले दिन थीं। लेकिन इस बार वह प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि अतीत का कर्ज चुकाने के लिए लौटा था। उसका दोस्त अमित पहले से ही इंतजार कर रहा था। वे समुद्र तट के किनारे एक छोटे से कैफे में मिले। किसी ने घर खरीदने के लिए पूछा है, अमित ने फुसफुसाया, लेकिन वे बाजार मूल्य से 30 लाख कम कीमत लगा रहे हैं। क्या तुम अभी भी सौदा करोगे? रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सिर हिला दिया। अमित ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है कि तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है, लेकिन यह बहुत दुखद है। लेकिन मैं मां को यह बोझ उठाने नहीं दे सकता। नहीं मैं खुद को एक ऐसी गलती के लिए मुकदमा चलाने दे सकता हूं जो मैंने नहीं की। अमित ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे ससुर का उस बैंक के शाखा प्रबंधक विक्रम सिंह से कोई संबंध था? रोहन ने भौहें सिकोड़ी। वह नाम अपरिचित था, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बिजली की कौंध हुई। एक बार उसने अपने ससुर को फोन पर बात करते हुए सुना था। वे बहुत दोस्ताना तरीके से विक्रम जी कह रहे थे। अमित ने रोहन को 10 साल पहले की एक वित्तीय समाचार बुलेटिन से छपी एक पुरानी तस्वीर दी। प्रकाश जी ससुर और विक्रम सिंह एक धोखाधड़ी वाले रियल एस्टेट निवेश पर हस्ताक्षर समारोह में एक साथ फोटो खिंचवा रहे थे, जो बाद में दिवालिया हो गया था।
रोहन ने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल ठंडा पड़ गया। तो इसमें सिर्फ मैं ही नहीं फंसा था। वह चुप हो गया। घर बेचने की बयाना प्रक्रिया पूरी करने के बाद रोहन उत्तराखंड के लकड़ी के घर में लौट आया। शोभा जी अभी भी वहीं खिड़की के पास बैठी थीं। अभी भी एक ग्रे रूमाल पर कढ़ाई कर रही थीं। लेकिन इस बार मेज पर बैंक द्वारा भेजा गया मुकदमा का नोटिस था। उन्होंने आधिकारिक तौर पर अदालत में मामला दायर कर दिया था। मुझे माफ कर दो बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। इतने सालों तक इतनी कमजोर रहने के लिए रोहन आगे बढ़ा और उनका हाथ कस कर पकड़ लिया। आप माफी मत मांगिए, गलती मरे हुए व्यक्ति की थी, लेकिन जीवित व्यक्ति को चुप्पी की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। उसने उन्हें सब कुछ बताया, धोखाधड़ी वाले निवेश की तस्वीर और विक्रम सिंह का नाम। वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। मैंने इस बारे में सुना था, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरे पति एक शिकार थे। उसने ही सब कुछ रचा था और मैं सिर्फ एक मोहरा था, रोहन ने कहा। उसकी आंखें एक जागृति से चमक रही थीं। मां, मैं सिर्फ कर्ज नहीं चुकाऊंगा, मैं सब कुछ उजागर करूंगा, ताकि जो लोग अतीत की छाया में छिपे थे वे अब हमारे वर्तमान को नष्ट न कर सकें। पहली बार शोभा जी ने रोहन को न केवल एक दामाद के रूप में देखा, न केवल उस आदमी के रूप में जिससे वह प्यार करती थीं, बल्कि एक सच्चे परिपक्व आदमी के रूप में जो जिम्मेदारी लेने, सामना करने और न्याय की मांग करने की हिम्मत रखता था। जिस दिन रोहन टर्न स्थगन के लिए आवेदन करने और टर्न फाइल की फिर से जांच का अनुरोध करने के लिए ऋषिकेश लौटा, वह न केवल कागजात ले गया, बल्कि उसके बैग में एक पुरानी तस्वीर भी थी, जो उसके मृत ससुर और बैंक के निदेशक विक्रम सिंह के बीच के संदिग्ध संबंधों का सबूत थी। शुरू में फाइल प्राप्त करने वाले अधिकारी ने केवल प्रक्रिया की जांच की, इसे एक सामान्य मामले के रूप में खारिज करने का इरादा किया। लेकिन जब रोहन ने तस्वीर प्रस्तुत की तो उसका चेहरा अचानक बदल गया और फाइल तुरंत एक उच्च स्तर पर भेज दी गई। 3 दिन बाद एक अनाम पत्र रोहन के अस्थायी निवास के दरवाजे के नीचे से खिसकाया गया। अंदर एक छोटी यूएसबी और एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, अगर तुम जानना चाहते हो कि प्रकाश जी की मौत वास्तव में एक दुर्घटना थी या नहीं, तो उस साल के अप्रैल महीने की उस तारीख को रात 11:58 बजे का वीडियो देखो। अस्पताल के रिकॉर्ड पर विश्वास मत करो। रोहन ने यूएसबी को लैपटॉप में लगाया। यह उस राष्ट्रीय राजमार्ग के पास के ट्रैफिक कैमरे से एक अंश था, जहां प्रकाश जी को रात में चलते समय एक ट्रक द्वारा टक्कर मारे जाने की बात कही गई थी। छवि धुंधली थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से दिखाती थी कि प्रकाश जी मृत्यु रिपोर्ट के अनुसार आवारा नहीं घूम रहे थे। वह एक काले रंग की कार के बगल में खड़े थे, जिसकी नंबर प्लेट धुंधली थी, और अंतिम क्षण में किसी ने उन्हें पीछे से जोर से धक्का दिया। रोहन स्तब्ध रह गया। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक जानबूझकर की गई हत्या थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसका दिल जैसे रुक गया हो। तुरंत रोहन वीडियो को राज्य पुलिस के पास ले गया। यद्यपि वह जानता था कि जांच एजेंसी इतने सालों के बाद आसानी से फाइल को फिर से नहीं खोलेगी, लेकिन उसे विश्वास था कि एक बार जब सच्चाई को प्रकट होने का मौका मिलता है तो वह हमेशा के लिए चुप्पी में नहीं डूबेगी। घर लौटकर उसने शोभा जी को सब कुछ बताया। वह बहुत देर तक स्तब्ध बैठी रहीं। फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है, ये कौन है? रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे शक है कि यह विक्रम सिंह है। शोभा जी ने बहुत धीरे से सिर हिलाया, जैसे कि उनके दिल की गहराई में उन्होंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन विश्वास करने की हिम्मत नहीं थी। जब प्रकाश जी की मृत्यु हुई तो विक्रम सिंह ही वह व्यक्ति था जिसने झड़ के सभी कागजात संभाले थे। वह वही था जिसने कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति का परिसमापन किया था। मुझे लगा कि कुछ गलत है, लेकिन वह मेरे पति का सबसे अच्छा दोस्त था,
मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। अब सब कुछ धीरे धीरे जुड़ रहा था। रोहन स्पष्ट रूप से समझ गया, खुद को निर्दोष साबित करने और उस महिला की रक्षा करने के लिए जिससे वह प्यार करता था, उसे अपने ससुर की मौत की सच्चाई को स्पष्ट करना होगा। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अतीत को प्रकाश से बंद करने के लिए। उस रात कई महीनों के बाद पहली बार उसने लकड़ी के घर के बरामदे के नीचे शोभा जी का हाथ सक्रिय रूप से पकड़ा। किसी वादे की जरूरत नहीं थी, बस एक वाक्य, मैं अंत तक जाऊंगा। पुलिस को वीडियो सौंपने के 3 दिन बाद रोहन को अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। उसके दिल में एक बेचैनी पैदा हो गई। इस तरह की चुप्पी अक्सर तब होती है जब किसी भूमिगत शक्ति का हस्तक्षेप होता है। रोहन ने और इंतजार न करने का फैसला किया। वह अपने दोस्त अमित के पास वापस गया, जो पुराने कार व्यवसाय में काम करता था और निरीक्षण केंद्रों के साथ उसके संबंध थे। मुझे इस कार की नंबर प्लेट की जांच करने की ज़रूरत है। रोहन ने वीडियो से निकाली गई तस्वीर रखी। हालांकि यह दौरा ने अपने केतरा से बाहर की जांच करने की ज़रूरत धुंधली थी, लेकिन कुछ बार ध्यान से देखने के बाद अमित ने सिर हिला दिया। ये एक कैमरी कार है जिसकी नंबर प्लेट 14 है, लेकिन अंतिम अंक बहुत धुंधले हैं। मुझे पहले किसी से तस्वीर को साफ करवाने दो। उस दोपहर जब वह ऋषिकेश स्टेशन के पास एक सड़क किनारे भोजनालय में खाना खा रहा था, रोहन को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। एक आदमी की कर्कश आवाज, रुक जाओ, तुम सिर्फ दामाद हो, तुम्हें इतना गहरा खोदने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे बीत जाने दो। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ठंड से जवाब दिया, अगर आप चाहते हैं कि यह बीत जाए तो इसे वर्तमान को मारने मत दो। उस आदमी ने फीकी हंसी हंसी जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। 1 घंटे से भी कम समय के बाद अमित ने घबराई हुई आवाज में फोन किया, रोहन, तुम घर पहुंचे? कोई अभी गैरेज में आया था जहां मैंने तस्वीर साफ करने के लिए भेजी थी और सीधे कार की नंबर प्लेट के बारे में पूछा। मुझे शक है कि हमारी जासूसी हो रही है। उसी रात रोहन ने अपना ठिकाना बदल दिया। किराए के घर को छोड़कर बिना किसी को बताए उत्तराखंड के लकड़ी के घर में वापस आ गया। शोभा जी ने उसे अचानक प्रकट होते देखा। उनकी आंखें चिंता से भरी थीं। कुछ हुआ है ना? रोहन ने सिर हिलाया। उसने सब कुछ बताया, गुमनाम फोन कॉल, जासूसी और यह संदेह कि कोई सबूत नष्ट करना चाहता है। माँ, अगर विक्रम सिंह वास्तव में शामिल है तो उसने सिर्फ पैसे का धोखा नहीं दिया, उसने हत्या भी की हो सकती है। शोभा जी चुप हो गईं। उनकी बूढ़ी आंखें अपनी घबराहट और कांप को छिपा नहीं सकीं, लेकिन एक पल की चुप्पी के बाद वह उठी, अंदर के कमरे में गईं और फिर बाहर आईं। उनके हाथ में कपड़े के थैले में लिपटी एक पुरानी फाइल थी। ये वह सभी कागजात हैं जो मैंने प्रकाश जी के विक्रम सिंह के साथ निवेश के बारे में रखे थे। इसमें एक हस्तलिखित प्रतिबद्धता पत्र और नकली नामों के तहत संपत्ति की एक सूची भी है। मैंने इसे जमा करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मुझे प्रतिशोध का डर था, लेकिन अगर अब तुम अंत तक जाने की हिम्मत करते हो तो मैं भी अब नहीं छिपूंगी। रोहन ने फाइल खोली जिसमें कुछ अचल संपत्तियों की एक सूची थी जो पहले अजनबियों के नाम पर थीं। उनमें से एक 14 नंबर प्लेट वाली कैमरी कार थी जो वर्तमान में विक्रम सिंह के पूर्व निजी ड्राइवर सुरेश कुमार के नाम पर थी। वह नाम सुरेश कुमार जैसे एक अंतिम पहेली का टुकड़ा था जो अपनी जगह पर आ गया। ये रहा, रोहन फुसफुसाया। उस रात रोहन ने सभी फाइलों को फिर से व्यवस्थित किया, प्रत्येक समय रेखा को चिह्नित किया। जांच अब केवल न्याय की तलाश में एक साधारण दामाद का काम नहीं रह गई थी। यह सम्मान, प्यार और एक अतीत के लिए एक लड़ाई बन गई थी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। सोने से पहले
रोहन शोभा जी की ओर मुड़ा, धीरे से उनका हाथ पकड़ा। माँ, चिंता मत करो, मैं उसे व्यर्थ नहीं मरने दूंगा और ना ही मैं आपको एक और दिन अंधेरे में जीने दूंगा। बगीचे के बाहर बोगनविलिया के कुछ और फूल गिर गए, लेकिन हवा का रुख बदल गया था। सुरेश कुमार, वह नाम जो एक दशक से अधिक समय से धूल में ढका हुआ था, अब एक प्रमुख व्यक्ति बन गया था। शोभा जी द्वारा प्रदान किए गए पुराने कागजात के अनुसार सुरेश कभी विक्रम सिंह का निजी ड्राइवर था और वह उस कार का मालिक भी था जो प्रकाश जी की दुर्घटना को रिकॉर्ड करने वाले वीडियो में दिखाई दी थी। रोहन ने उसके निशान का पता लगाने की यात्रा शुरू की, एक पुराने दोस्त की मदद से जो निरीक्षण उद्योग में काम करता था। उसने सुरेश द्वारा घोषित अंतिम पते का पता लगाया। पिथौरागढ़ में एक छोटा सा गांव। यह एक जीर्ण शीर्ण घर था, बाहर काई से ढका हुआ था। दरवाज़ा बंद था, लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि सुरेश अभी भी जीवित है। कम से कम कुछ महीने पहले उन्होंने उसे देर रात मोटरसाइकिल पर घर आते देखा था। रोहन सुबह से दोपहर तक इंतजार करता रहा। नदी की हवा ठंडी और नम थी। उसने उसके एक दिल में धैर्य और प्रत्याशा का मिश्रण भर दिया। ठीक 5:20 बजे 50 के दशक का एक पतला आदमी बेसबॉल टोपी पहने और एक फीकी जैकेट पहने गेट के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की। उसका चेहरा खोखला था, उसकी आंखें लगातार इधर उधर देख रही थीं। रोहन पास आया और सीधे कहा, आप सुरेश कुमार हैं। वह आदमी चौंक गया। अपनी मोटरसाइकिल घुमाकर भागने ही वाला था कि रोहन ने हैंडल बार पकड़ लिया। मैं रोहन हूं, प्रकाश जी का दामाद। क्या आपको 11 साल पहले की बात याद है? सुरेश चुप हो गया। रोहन ने सपाट आवाज में जारी रखा, आप हत्यारे नहीं हैं, लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो पीछे का आदमी हमेशा सुरक्षित रहेगा। सुरेश ने रोहन की आंखों में घूर कर देखा। थोड़ी देर बाद उसने भारी सांस छोड़ी, दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बुलाया। अंदर एक जीर्ण शीर्ण कमरा था। दीवारें फफूंदी की गंध से भरी थीं। सुरेश ने पानी डाला, लेकिन उसके हाथ स्पष्ट रूप से कांप रहे थे। मेरा इरादा प्रकाश जी को मारने का नहीं था। उस दिन मैं सिर्फ ड्राइवर था। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। तो कार के पीछे कौन बैठा था? सुरेश ने पानी का गिलास कसकर पकड़ लिया। विक्रम सिंह, उसने ही प्रकाश जी को बात करने के लिए बुलाया था। मुझे कार से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, बस इंतज़ार करना था। लेकिन जब प्रकाश जी बाहर निकले तो वे दोनों बहस करते दिखे। फिर विक्रम सिंह ने प्रकाश जी को बहुत ज़ोर से धक्का दिया। रोहन ने भौहें सिकोड़ी। क्या आपने अपनी आंखों से देखा? सुरेश ने सिर हिलाया। लेकिन उसके तुरंत बाद मुझे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मुझे कुछ पैसे और एक धमकी दी गई। अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। रोहन चुप हो गया। तो अब क्या आप गवाह बनने की हिम्मत करेंगे? सुरेश ने उसे देखा। उसकी आंखें विरोधाभास से भरी थीं। फिर उसने धीरे से कहा, अगर कोई मेरे परिवार की रक्षा करता है तो मैं सामने आऊंगा। मैं बहुत लंबे समय से इस अपराध बोध में जी रहा हूं। रोहन ने सुरेश का हाथ पकड़कर दृढ़ता से कहा, मैं आपकी रक्षा करूंगा, क्योंकि कोई भी अंधेरे में जीने के लायक नहीं है अगर वह इसका कारण नहीं है। उस रात रोहन बेचैनी और आशा से भरकर घर लौटा। कई महीनों के बाद पहली बार न्याय का प्रकाश सही जगह पर पड़ा था और वह जानता था कि इस क्षण से खेल अब केवल पैसे के बारे में नहीं होगा, बल्कि उस व्यक्ति के साथ एक खुली लड़ाई होगी जिसने उसके परिवार की सभी त्रासदियों की रचना की थी। अगली सुबह रोहन वकील वर्मा के कार्यालय गया, जो जटिल दीवानी मामलों, विशेष रूप से उन मामलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध थे जिनमें जानकारी को दबा दिया गया था या समूह के हितों के तत्व थे। वकील वर्मा एक परिपक्व व्यक्ति थे जिनके बाल सफ़ेद थे, आवाज़ गहरी थी और
आंखें चाकू की तरह तेज थीं। रोहन द्वारा पूरी फाइल प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने तुरंत सिर नहीं हिलाया, बल्कि केवल पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि सुरेश कुमार नाम का व्यक्ति गवाही देगा? रोहन ने जोर से सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि वह कानूनी सुरक्षा मिलने पर एक पुष्टि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। वकील वर्मा फीकी हंसी हंसे। कानूनी सुरक्षा आसान है, लेकिन जनमत के हथौड़े से मीडिया के चाकू से बचाना, क्या तुम इसे झेल पाओगे? रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं इससे कहीं ज्यादा झेल चुका हूं। 2 दिन बाद फाइल आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड की अदालत में प्रकाश जी की मौत के कारण की फिर से जांच के अनुरोध के साथ भेजी गई। उसी समय रोहन ने फाइल की एक प्रति कुछ परिचित पत्रकारों को भेजी, जिन्होंने पहले बैंक द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से बॉन्ड की वसूली के समय उसकी आवाज़ उठाने में मदद की थी। वह समझता था कि न्याय के प्रकाश को जनमत के दबाव के साथ चलना चाहिए। हालांकि हवा उसकी अपेक्षा से अधिक तेजी से बदल गई। केवल 1 हफ्ते बाद गुमनाम लेख गॉसिप वेबसाइटों पर दिखाई देने लगे। परजीवी दामाद पूर्व पत्नी के परिवार की संपत्ति हड़पने की योजना बना रहा है। 25 वर्षीय युवा प्रेमी 60 वर्षीय मालकिन की भावनाओं का फायदा उठा रहा है। सीधे साधे दामाद का पर्दाफाश। पीछे है करोड़ों की संपत्ति विरासत में पाने का खेल। रोहन लैपटॉप की स्क्रीन के सामने स्तब्ध बैठा था। काटी छांटी गई तस्वीरें, कटु टिप्पणियां, यौन रूप से विचारोत्तेजक शब्द अपमान के साथ मिश्रित होकर बाढ़ की तरह बह रहे थे। अमित, उसके सबसे लैपटॉप के बाढ़ इन % अच्छे दोस्त ने उसी रात फोन किया, यह निश्चित रूप से विक्रम सिंह का काम है। वह तुम्हें बदनाम कर रहा है ताकि मुकदमे से ध्यान भटका सके। रोहन ये जानता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी सबसे कमजोर नस पर हमला करेगा। उसके और उसकी सास शोभा के बीच का रिश्ता। उसे गलत समझे जाने का डर नहीं था। उसे जिस बात की चिंता थी वह यह थी कि शोभा जी को चोट पहुंचेगी। उस शाम रोहन घर लौटा तो देखा कि वह वेदी के पास बैठी हैं। उनकी आंखें गहरी और लाल थीं। आपने पढ़ लिया है ना? रोहन ने धीरे से पूछा। शोभा जी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें यह सब झेलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अभी पीछे हट जाते हो तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। रोहन उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज भर्रा गई। आप समझ नहीं रही हैं। यह अब दामाद या सास की बात नहीं है, ये सम्मान है, ये सच्चाई है, ये पूरे परिवार का अन्याय है। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो कौन करेगा? शोभा जी के आंसू उसके हाथ पर गिरे, लेकिन इस बार उन्होंने उसे नहीं रोका। वह उठी और अपने दामाद का हाथ कसकर पकड़ लिया, जो उनके जीवन में बचा एकमात्र आदमी था। तो फिर हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। उस रात जनमत से बचने के बजाय रोहन ने एक हस्तलिखित पत्र लिखा, जिसमें उसने शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी साझा की, नुकसान से लेकर प्यार तक, न्याय की लड़ाई तक। उसने कोई सफाई नहीं दी, कोई बचाव नहीं किया, बस एक ईमानदार बयान। पत्र को सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन पोस्ट किया गया और हजारों शेयर मिले। और अजीब बात यह थी कि कई लोगों ने उस पर विश्वास किया, शायद इसलिए कि सच्चाई को जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उसे बस पूरे दिल से कहने की जरूरत है। 25 जून को एक आधिकारिक सूचना रोहन के घर भेजी गई। उत्तराखंड की जन अदालत ने प्रकाश जी की मौत के कारण की फिर से जांच के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। यह खबर एक चिंगारी की तरह आशा जगाती थी, लेकिन इसके साथ ही दूसरी तरफ से धुएं के बादल भी थे। वकील वर्मा ने चेतावनी दी, एक बार जब फाइल अदालत के हाथ में आ जाती है तो विरोधी पक्ष चुप नहीं बैठेगा। वे 2 रास्ते चुन सकते हैं,
बदनामी या सबूत नष्ट करना। यह चेतावनी केवल 3 दिनों के बाद सच हो गई। सुरेश कुमार, उस समय का ड्राइवर, प्रमुख गवाह, अचानक गायब हो गया। रोहन उसके घर गया। दरवाज़ा बाहर से बंद था, फ़ोन बंद था। पड़ोसियों को केवल इतना पता था कि सुरेश पिछली रात चला गया था, ये कहकर कि वह अपनी बीमार माँ से मिलने गांव जा रहा है। लेकिन जांच के बाद रोहन ने पाया कि सुरेश की कोई माँ जीवित नहीं थी। रोहन ने तुरंत वकील और पुलिस को सूचित किया। उसी समय वकील वर्मा को एक मोटा लिफाफा मिला जिसके अंदर फाइल वापस लेने का प्रस्ताव था, बदले में 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और परिवार के सम्मान को नुकसान से बचाने के लिए एक आंतरिक मध्यस्थता का प्रस्ताव था। वर्मा जी ने लापरवाही से लिफाफा फर्श पर फेंक दिया। एक गहरी सांस ली। पुरानी चालें, लेकिन जो लोग खोने से डरते हैं उनके लिए अभी भी प्रभावी हैं। सौभाग्य से तुम उस तरह के नहीं हो। रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल बेचैन था। पैसे के कारण नहीं, बल्कि सुरेश के कारण। अगर एकमात्र गवाह चुप हो गया तो फाइल में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की कमी होगी। उस रात जब रोहन और सुराग खोजने की तैयारी कर रहा था, उसका फोन बजा। एक अज्ञात नंबर दिखाई दिया। इस बार नंबर छिपाया नहीं गया था। एक परिचित आदमी की आवाज ठंड से गूंजी। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि सीमा कहां है। अदालत पैसे वालों का खेल है। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। रोहन फीकी हंसी हंसा। आप गलत हैं। मैं जीतने के लिए नहीं खेल रहा हूं। मैं सिर्फ सच्चाई की तलाश में हूं। दूसरी तरफ से उसने हर शब्द पर जोर दिया। तो फिर मैं तुम्हें जीवित रहने की शुभकामना देता हूं। लंबी बीप के साथ कॉल समाप्त हो गई। रोहन थोड़ी देर स्तब्ध बैठा रहा। वह जानता था कि विक्रम सिंह धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखा रहा है। अब वह एक आदर्श व्यवसायी नहीं, बल्कि तेज पंजों वाली एक चालाक लोमड़ी है। लेकिन उसे एक बात और समझ में आई। असली मजबूत वह नहीं है जिसके पास पैसा है, बल्कि वह है जिसे अब कुछ भी खोने का डर नहीं है। उस रात शोभा जी दबे पांव बरामदे में आईं। उन्होंने रोहन को ठंडी चाय की मेज पर अकेले बैठे देखा। वह धीरे से अपने दामाद के बगल में बैठ गईं। क्या तुम डरते हो? उन्होंने पूछा। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे सुरेश के साथ कुछ होने का ज्यादा डर है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार वह बात कही जो उन्होंने लंबे समय से अपने अंदर दबा रखी थी। तुम अकेले हो जो सच्चाई की रक्षा के लिए डर से परे जाने की हिम्मत रखते हो। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सरल शब्द, लेकिन रोहन के लिए यह सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि वह जानता था कि वह अब अकेला नहीं है। अगली सुबह गुमनाम संदेश रोहन के फोन पर आया। अगर सुरेश को खोजना चाहते हो तो कुलिश को कुलिश का म्यू फी अला नदी के किनारे पुराने किराए के क्वार्टर में आओ। पुलिस को मत बताना। रोहन ने संदेश को देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद लड़ाई निर्णायक दौर में प्रवेश करने वाली थी। गुमनाम संदेश ने रोहन की चिंता में आग लगा दी। उसने बहुत देर तक सोचा, यह सच हो सकता है, लेकिन यह एक जाल भी हो सकता है। लेकिन अगर यह सच है, अगर सुरेश को नियंत्रित किया जा रहा है और मदद मांगने का यही एकमात्र तरीका है, तो वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उस रात 11 बजे रोहन अकेले क्या रहा, मूफी आला नदी के किनारे पुराने किराए के क्वार्टर में गया, जो कभी कई गरीब मजदूरों का अस्थायी ठिकाना था। अब केवल कुछ ही घरों में लोग रहते थे। जीर्ण शीर्ण घरों की कतारें, रात की धुंध के नीचे धुंधली सड़क की रोशनी ने सब कुछ ठंडा और उदास बना दिया था। रोहन ने अपनी मोटरसाइकिल 100 मीटर दूर खड़ी की और ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए पैदल चला गया। उसने अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग मोड पर चालू करके और अपनी जैकेट की जेब में एक छोटा चाकू लेकर आया था।
कमरा नंबर 6 के दरवाजे के सामने वह रुक गया। दरवाजे की दरार से एक टिमटिमाती रोशनी आ रही थी। रोहन ने संदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार 3 बार धीरे से खटखटाया। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दरवाज़ा थोड़ा खुला। उसने धीरे से धक्का दिया। कमरा खाली और अंधेरा था। अंदर केवल फफूंदी की गंध और एक पुराना टेबल पंखा था जो खड़खड़ कर चल रहा था। सुरेश का कोई निशान नहीं था। रोहन अंदर गया। दरवाज़ा बंद करने से पहले ही अलमारी के पीछे से एक काली छाया अचानक बाहर निकली। तेज प्रतिक्रिया करते हुए उसने पहले हमले से बचा, लेकिन पीछे से एक हुक पंच ने उसे चकरा दिया। 2 नकाबपोश लोगों ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए और उसे अंदर खींच लिया। तीसरा आदमी बिना नकाब के पर्दे के पीछे से बाहर आया। रोहन ने उसे पहचान लिया। यह विक्रम सिंह का एक भरोसेमंद आदमी था। उसने व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया। सुरेश, कहाँ है यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम ही हो जिसे निपटाने की ज़रूरत है। रोहन ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन उसे काबू में कर लिया गया। उस आदमी ने रोहन की जेब से फ़ोन निकाला, रिकॉर्डिंग बंद कर दी और फिर उसे दीवार पर फेंक दिया, जो टूट गया। तुम सोचते हो कि कुछ क्लिप, एक बूढ़े ड्राइवर के कुछ शब्द एक पूरे साम्राज्य को पलट सकते हैं। तुम बहुत भोले हो। उसने रोहन के कान के पास फुसफुसाया। उसने दूसरे 2 लोगों को रोहन के हाथ पैर बांधने का इशारा किया, उसका मुंह बंद करने की कोशिश की। लेकिन ठीक उसी समय गली के बाहर एक सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस। दोनों गुंडे घबरा गए। गाली दी। किसने खबर दी? दरवाज़ा लात मारकर खोला गया। 3 पुलिसकर्मी तेजी से अंदर आए और दोनों गुंडों को काबू में कर लिया। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक सादे कपड़ों वाले अधिकारी ने उसे गिराकर पकड़ लिया। रोहन हाफ रहा था। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी लौट आई थी। एक लंबा कोट पहने एक आदमी अंदर आया। ये वकील वर्मा थे। वह फीकी हंसी हंसे। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा? ये संदेश मैंने ही बनाया था और बाहर के कैमरे ने तुम लोगों के हमले की तैयारी के पूरे दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया है। वह आदमी चुप हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसी रात पूरे समूह को संगठित हमले और आपराधिक जांच में बाधा डालने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर फैल गई। पहली बार प्रेस ने विक्रम सिंह का नाम, शोभा जी के पूर्व पति प्रकाश जी की मौत की फिर से जांच से संबंधित कीवर्ड के साथ उल्लेख किया। रोहन शोभा जी के भावुक स्वागत के बीच घर लौटा। उन्होंने उसके सूजे हुए हाथ को पकड़ लिया। आंसू लगातार बह रहे थे। तुम मूर्ख हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जा रहे हो? रोहन मुस्कुराया, धीरे से उनका हाथ अपने दिल पर रखा। क्योंकि मुझे पता था कि आप हमेशा यहाँ मेरे दिल में हैं। नदी किनारे के किराए के घर में गुंडों के समूह की गिरफ्तारी के 1 हफ्ते बाद उत्तराखंड की जांच एजेंसी ने हण और प्रकाश जी की मौत को संभालने की प्रक्रिया में अनियमितताओं के संकेतों को स्पष्ट करने के लिए बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक विक्रम सिंह को तलब करने का फैसला किया। ये खबर बिजली की तरह फैल गई। प्रमुख समाचार पत्रों ने एक साथ रिपोर्ट किया। जिस व्यक्ति को कभी उत्तराखंड के एक उत्कृष्ट उद्यमी के रूप में सम्मानित किया गया था, उसकी 2020 में एक विभाग स्तर के अधिकारी की अप्रत्यक्ष हत्या के संदेह में जांच की जा रही थी। इस बीच रोहन रान के आप्टर के जांच का अपराध अधिकारी की सखी, जिसे कभी पूरे इंटरनेट समुदाय ने अपमानित किया था, अब प्रशंसा का केंद्र बन गया था। उसके व्यक्तिगत फेसबुक पर वह पत्र जो उसने कभी लिखा था, जिसका शीर्षक था, मैंने अपनी सास से इस तरह प्यार किया और मुझे इसका पछतावा क्यों नहीं है, फिर से साझा किया गया।
लेकिन इस बार उपहास के साथ नहीं बल्कि सम्मान के साथ एक प्रमुख टिप्पणी जिसे हजारों लाइक मिले। हम कभी उस पर उम्र के अंतर के कारण हंसते थे, लेकिन हम में से किसी में भी उसके जैसा सही काम करने की हिम्मत नहीं है। माफ करना रोहन। पुलिस मुख्यालय में विक्रम सिंह ने शुरू में सभी आरोपों से इनकार किया, ये दावा करते हुए कि उसने केवल अपने सबसे अच्छे दोस्त के परिवार की मदद की थी जब वह मर गया था, कि सभी प्रक्रियाएं सही थीं। लेकिन जब सुरेश कुमार द्वारा प्रदान की गई क्लिप सुरक्षित वापस लाए जाने, इसके बाद उनके आधिकारिक बयान के साथ दिखाई गई, तो विक्रम सिंह का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। रिकॉर्डिंग में वह वही व्यक्ति था जिसने ड्राइवर को कार मोड़ने का इशारा किया था, ठीक उसी समय जब प्रकाश जी को सड़क पर धकेला गया था, और तरम माफी का समझौता जो उसने शोभा जी से बिना नोटरी के, बिना बैंक प्रक्रिया के हस्ताक्षर करवाया था, संपत्ति हड़पने की एक चाल के रूप में उजागर हो गया। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। 1 महीने बाद विक्रम सिंह पर आधिकारिक तौर पर अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करके संपत्ति हड़पने और गंभीर परिणाम वाले अपराध को छिपाने का आरोप लगाया गया। रोहन के लिए यद्यपि जीत स्पष्ट थी, उसने कोई अहंकार नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने मीडिया से हटने का रास्ता चुना, सभी साक्षात्कारों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह समझता था कि सच्चाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी उजागर हुआ है। लेकिन किसी प्रियजन को खोने का दर्द कुछ भी नहीं मिटा सकता। एक रात जब माँ और बेटा एक साथ बैठे थे, शोभा जी ने धीरे से पूछा, क्या तुम उससे नफरत करते हो? रोहन ने दूर देखते हुए सिर हिलाया, नहीं, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि माफ करना छोड़ देना है, और मैं इसे याद रखना चुनता हूं ताकि किसी और को यह दर्द न झेलना पड़े। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ लिया। उस पल वह स्पष्ट रूप से समझ गई कि यह आदमी न केवल एक दामाद है, न केवल एक प्रेमी है, बल्कि एकमात्र शेष सहारा है, स्थिर और क्षमाशील। कुछ दिनों बाद वकील वर्मा यह खबर लेकर आए कि अदालत 2 सप्ताह के भीतर पहली सुनवाई करेगी। सभी सबूतों के साथ सजा की संभावना बहुत अधिक थी। रोहन का परिवार, शोभा जी पहले जबरन जब्त की गई संपत्ति की बहाली के लिए आवेदन कर सकते थे। रोहन ने केवल एक वाक्य कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस माँ यहीं चाहिए। 18 तारीख को उत्तराखंड की जन अदालत ने पूर्व बैंक शाखा प्रबंधक विक्रम सिंह के खिलाफ पद के दुरुपयोग, संपत्ति हड़पने और हत्या के कृत्य को छिपाने के मामले की पहली सुनवाई की, जिसे कभी स्थानीय व्यापार जगत का एक सफल प्रतीक माना जाता था। पूरा कोर्टरूम लोगों से खचाखच भरा था। बड़े चैनलों के 1 दर्जन से अधिक पत्रकार सुबह से ही मौजूद थे। वे न केवल बैंक मामले में रुचि रखते थे, बल्कि एक विशेष चरित्र में भी, रोहन युवा दामाद जिसे कभी सोशल मीडिया पर उपहास किया गया था, अब अपने परिवार के लिए न्याय की रक्षा के लिए खड़ा था। रोहन और शोभा जी पहली पंक्ति में बैठे थे। उन्होंने एक शालीन साड़ी पहनी थी, उनका चेहरा विचार मग्न था। रोहन ने माँ का कॉलर ठीक किया, आश्वासन के रूप में धीरे से उनका हाथ दबाया। वे अब पहले की तरह दूसरों की नज़रों से नहीं बचते थे, क्योंकि सच्चाई ने उन्हें सिर ऊंचा करके जीने का अधिकार दिया था। सुनवाई लगभग 6 घंटे चली। अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि ने सबूतों की एक श्रृंखला की घोषणा की। विक्रम सिंह की क्लिप, जो प्रकाश जी की मृत्यु से पहले घटनास्थल के पास दिखाई दी थी, जानकारी छिपाने के उद्देश्य से अधीनस्थों के साथ बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग, सुरेश कुमार ड्राइवर का बयान जिसने सब कुछ देखा था, जिसे रिश्वत दी गई और धमकाया गया था, वित्तीय दस्तावेज जो दिखाते थे कि विक्रम सिंह ने शोभा जी को अवैध रूप से संपत्ति हस्तांतरण के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी स्थिति का लाभ उठाया था।
प्रतिवादी के बचाव पक्ष के वकील के पास केवल एक ही तर्क था। मेरे मुवक्किल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह प्रकाश जी के परिवार के भविष्य के बारे में चिंतित थे। उनका इरादा हड़पने का बिल्कुल नहीं था। वह कमज़ोर बचाव उस सच्चाई को नहीं मिटा सका जो पहले से ही बहुत स्पष्ट थी। अंतिम बहस में रोहन को एक संबंधित हित वाले व्यक्ति के रूप में बुलाया गया। उसने केवल 3 वाक्य कहे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि मेरे पिता को शांति मिले, मेरी माँ शांति से रह सके और समाज यह समझे कि न्याय कभी कभी देर से आता है लेकिन कभी अनुपस्थित नहीं होता। पूरा कोर्टरूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुनवाई के अंत में जूरी ने विक्रम सिंह को 18 साल की जेल की सजा सुनाई। उसे अवैध रूप से हड़पी गई सभी संपत्ति वापस करने का आदेश दिया, जिसमें एक मुख्य सड़क वाला घर और एक 5 करोड़ रुपए के बराबर की राशि शामिल थी, और परिवार के अनुरोध के अनुसार प्रकाश जी के सम्मान को बहाल किया। जब सजा सुनाई गई तो शोभा जी रो पड़ी, खुशी के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि सालों तक घुटन में जीने के बाद अंत में अतीत का एक अध्याय न्याय के प्रकाश से बंद हो गया। उस दोपहर जब माँ और बेटा घर लौटे, पड़ोसियों का एक समूह इंतजार कर रहा था। एक अधेड़ उम्र की महिला झिझकते हुए आगे बढ़ी। मैं उन पिछली बारों के लिए माफ़ी मांगती हूँ जब मैंने तुम दोनों के बारे में कुछ बुरी बातें कहीं। अब मुझे एहसास हुआ कि रोहन एक ऐसा आदमी है जिसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, रोहन सिर्फ एक दामाद नहीं है बल्कि एक परिवार का आदमी है सही मायने में। शोभा जी भावुक होकर मुस्कुराईं। रोहन ने केवल सिर झुकाकर धन्यवाद दिया, कुछ नहीं कहा। उस रात वह घर के बरामदे पर बैठा साफ रात के आसमान को देख रहा था। कितने तूफान गुजर चुके थे और वह समझता था कि जीवन में अभी भी अंधेरे के टुकड़े हैं, लेकिन अगर हम अपनी अंतरात्मा को साफ रखते हैं तो हर कदम प्रकाश है। सुनवाई समाप्त होने के 2 महीने बाद शोभा जी का पुराना घर फिर से बनाया गया। बहुत शानदार नहीं, लेकिन साफ सुथरा, उज्जवल और आरामदायक। घर का हर कोना एक नई सांस लेता था, भौतिक चीजों की नहीं बल्कि तूफान के बाद की शांति की। उस सुबह शोभा जी बगीचे में खड़ी थीं, धीरे से एक ताजे खिले लाल गुलाब को छू रही थीं। रोहन घर से बाहर आया, हाथ में 2 कप गर्म चाय लिए। आप हमेशा इन गुलाब की झाड़ियों की देखभाल करती हैं, है ना? उसने धीरे से कहा, क्योंकि फूल कभी झूठ नहीं बोलते। वे दुखी हैं या खुश, आपको बस उन्हें देखना है और आप समझ जाते हैं। वह धीरे से मुस्कुराईं। वे दोनों बोगनविलिया की बेल के नीचे पत्थर की मेज पर बैठ गए। ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। वे एक दूसरे को इतना समझते थे कि कभी कभी चुप्पी भी दिल को गर्म करने के लिए काफी होती थी। थोड़ी देर बाद रोहन ने अपनी जेब से एक फाइल निकाली। यह तटीय क्षेत्र के गरीब युवाओं के लिए एक मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए एक व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र था। एक सपना जिसे उसने कभी संजोया था लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यह सच होगा। आपको क्या लगता है, अगर हम इस क्षेत्र के बच्चों या मेरे जैसे ही परिस्थितियों वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मुफ्त व्यावसायिक कक्षाएं शुरू करें? शोभा जी की आंखें भर आईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? रोहन मुस्कुराया। वह जानता था कि उनके साथ कुछ भी असंभव नहीं है। उस रात उन्हें स्थानीय सरकार से एक निमंत्रण मिला जिसमें उन्हें सामुदायिक गतिविधियों में उत्कृष्ट नागरिकों के सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था और रोहन नामांकित लोगों में से एक था। शुरू में उसने मनामांकित में अथारत निकल संती से कर दिया, लेकिन शोभा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें
प्रसिद्ध होने के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों को यह बताने के लिए कि जो बाहर विश्वास खो चुके हैं कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति भी एक घाव से शुरू हुआ था। उसने सिर हिलाया। सम्मान समारोह में जब प्रस्तुतकर्ता ने पूछा कि किस चीज ने उसे सभी पूर्वाग्रहों, चोटों को पार करके आज के दिन तक पहुंचाया, रोहन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं प्यार करता हूं। एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करता हूं जो कभी मेरी सास थी, एकमात्र व्यक्ति जिसने मुझे नहीं छोड़ा, भले ही पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया हो। और क्योंकि वह प्यार सच्चा था, इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं आई। दर्शक दीर्घा में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। अब कोई पूर्वाग्रह की नजर नहीं थी, केवल प्रशंसा और भावना थी। कुछ महीने बाद रोहन और शोभा जी ने एक छोटा सा समारोह आयोजित किया। शादी नहीं, बल्कि दो लोगों का एक उत्सव जो कभी सास और दामाद थे, अब जीवन साथी के रूप में साथ चलने का विकल्प चुना। किसी पदनाम की जरूरत नहीं, किसी की मान्यता की जरूरत नहीं। उन्हें बस एक दूसरे को देखना था और जानना था कि यही घर है। साल की आखिरी रात उत्तराखंड के आसमान में आतिशबाजी फूट पड़ी। शोभा जी ने अपना सिर रोहन के कंधे पर टिका दिया। उनकी आवाज हवा की तरह धीमी थी। मैंने सोचा था मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई, लेकिन तुमने मुझे एक और जिंदगी दी। 60 साल की औरत की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की जिसे प्यार के साथ फिर से जीने का मौका मिला। रोहन ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और मुझे आखिरकार पता चला कि कुछ नुकसान अंत नहीं होते, बल्कि सही चीज की शुरुआत होते हैं। रोहन और शोभा जी की कहानी सिर्फ एक विशेष प्रेम कहानी नहीं है जो उम्र और सामाजिक संबंधों की सीमाओं को पार करती है, बल्कि यह साहस, ईमानदारी और अपने दिल के प्रति सच्चे रहने की आकांक्षा का एक खामोश महाकाव्य भी है। एक ऐसे समाज में जो अभी भी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, जो प्यार को रूढ़िवादी मानकों के माध्यम से देखने का आदी है। उन्होंने हवा के विपरीत चलना चुना। उन्होंने ताने, संशय भरी निगाहें, यहाँ तक कि नफरत भी सही, लेकिन कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। उनका प्यार शोर शराबे वाला नहीं था, दिखावटी नहीं था, लेकिन सच्चा और दृढ़ था। ये एक ऐसी भावना थी जो नुकसान के माध्यम से, अन्याय के खिलाफ संघर्ष के दिनों के माध्यम से गढ़ी गई थी और अंत में समाज द्वारा स्वीकार की गई थी। कागजात से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से। और न्याय की कहानी जिसे रोहन ने आगे बढ़ाया, वह भी इस बात का प्रमाण है कि यदि युवा लोग न्याय और विश्वास बनाए रखते हैं तो वे एक ऐसी प्रणाली को भी बदल सकते हैं जो अचल लगती है। रोहन कोई नायक नहीं था, वह सिर्फ एक बेटा था, एक साधारण आदमी था, लेकिन उसने सही को चुनने की हिम्मत की, ये जानते हुए भी कि रास्ता बहुत दर्दनाक होगा। और शोभा जी, एक महिला जिसने सब कुछ खो दिया था, फिर भी एक माँ, एक महिला की दया, शांति और गरिमा को बनाए रखा, जो इतने नुकसान के बाद फिर से प्यार करना जानती थी। प्यार की कोई उम्र, स्थिति या पूर्वाग्रह की सीमा नहीं होती, जब तक कि वह ईमानदारी से उत्पन्न होता है और किसी को चोट नहीं पहुंचाता। न्याय देर से आ सकता है, लेकिन कभी अनुपस्थित नहीं होता। अगर कोई सच्चाई को अंत तक आगे बढ़ाने की हिम्मत रखता है, परिवार को जरूरी नहीं कि खून या पद से बनाया जाए, बल्कि यह उन लोगों से उत्पन्न हो सकता है जो रहने की, प्यार करने की और एक साथ तूफान से गुजरने की हिम्मत रखते हैं। और अंत में किसी को भी उसकी शक्ल या अफवाहों से कभी ना आंकें। हर किसी की एक अनकही कहानी होती है, और कभी कभी वह कहानी हमारे जीवन को देखने के तरीके को बदलने के लिए काफ़ी होती है। यदि आपने यहाँ तक सुना है तो शायद आपके मन में भी कुछ विचार हैं। चाहे आप कोई भी हों, आप कहीं भी हों, याद रखें कि जो कोई भी हमसे अलग रहता है वह गलत नहीं है।
और सभी सही चीज़ें शुरू से ही आसानी से स्वीकार नहीं की जाती हैं, लेकिन सच्चा रहना हमेशा मानव हृदय के लिए सबसे सही विकल्प होता है। कहानी समाप्त होती है, लेकिन जो संदेश यह देती है, उम्मीद है कि वह हम में से हर एक के दिल में जारी रहेगा। आप सब कहाँ से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा खुश और सलामत रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ ज़रूर साझा करें।